Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our third chapter of economics, class 12th. Our chapter is features, problems and policies of agriculture. Here our chapter features, problems and policies of agriculture. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ब्रिटिश पीरियड में इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन और आफ्टर ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं और उसकी इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से प्रमोट किया, उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस तरीके से यूज किया और उन्होंने अपने आउटपुट, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज किया। तो ये चैप्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे बेस्ट चैप्टर है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी लगभग शुरुआत से ही, जब से इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई, हमने देखा कि फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन गोल था वो था हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि एक तरीके से ये बेस है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इन सब चीज़ों को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या भूमिका है, क्या महत्व है इसका। ओके, तो वी नो दैट इट इज़ अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? अलग अलग सेक्टर में हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से यूजफुल है, हाउ टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सेक्टर है वो हम देख सकते हैं जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है। तो इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, टाइम पीरियड 1950 टू 1951, उस टाइम पे इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, टोटल जीडीपी अगर हम 100% मान लें तो उसमें से 51% केवल किसके थ्रू अर्न हो रही थी? एग्रीकल्चर सेक्टर। इट मीन्स कि एक बड़ा हिस्सा, मोर देन हाफ, ठीक है, आधे से भी ज़्यादा हिस्सा केवल किसके थ्रू अचीव किया जा रहा था? बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी में आधे से ज़्यादा हिस्सा किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। वो अलग बात है कि उस टाइम पे वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो 74% थी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का, बट अचीवमेंट इनकी यहाँ तक थी। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था और जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन भी आधे से ज़्यादा था। ये कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम हुआ और इन 2016 टू 17 ये घट करके पहुंच गया 17.4%। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस कम हो गई। ठीक है, इसको एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ, एग्रीकल्चर हमारा किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इन्होंने सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को भी, इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी सेम वो दी, इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि परसेंटेज कम हो जाने से इसका महत्व कम हो गया है। महत्व उतना ही है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी हर साल पर हेक्टेयर में लगातार बढ़ती जा रही है, तो इट मीन्स कि इसकी इम्पोर्टेंस जीडीपी में अब आज भी बनी हुई है। ठीक है, ओके, ये हमारा पहला सेक्टर में इम्पोर्टेंस देख लिया हमने। अब हम सेकंड सेक्टर में देखेंगे सप्लाई ऑफ बेस गुड्स
वेज गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, मीन्स जैसा कि जो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हो, लाइक वीट, राइस, मेज एक्स्ट्रा। तो ये सब जो गुड्स हैं, ये सब जो क्रॉप्स हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती हैं? बिना दाल चावल खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो सप्लाई ऑफ बेस गुड्स, तो ऐसे गुड्स जो कि हमारी बेसिक लाइफ के लिए या बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनकी सप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, लगभग हमको पता है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। लगभग अकॉर्डिंग टू 2011 काउंटिंग पॉपुलेशन या जनगणना के हिसाब से हम कह सकते हैं कि टोटल जो इनकी जनसंख्या थी कितनी थी? 121 करोड़, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़, जो कि अब लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि आफ्टर 10 ईयर, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो आफ्टर 10 ईयर लगभग 2021 में अगर ये कोरोना पीरियड ख़त्म हो गया, तो जब 2021 में पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, तो उस टाइम पे ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि ये पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगी कितनी? 150। इट मीन्स कि 1 अरब 50 करोड़। ओके, तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या को बेस्ड गुड्स सप्लाई कर रहा है, बेसिक नीड्स जो उनकी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। आवर थर्ड सेक्टर विल बी एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वी नो दैट, हमको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? ख़त्म हुई है। ख़त्म अगर ना कहें तो कम हुई है। ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज़ अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। टोटल 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कहने का मतलब है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉपुलेशन का जो इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, उसका 50% हिस्सा केवल किस सेक्टर में लगा हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा चौथा टॉपिक है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो वी नो दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इट इज अ ग्रेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, लाइक कॉटन, जूट। ओके, तो ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जूट की और कॉटन की, इन सबको एक रॉ मटेरियल के थ्रू क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कॉटन सप्लाई किया जाता है, जूट सप्लाई किया जाता है, सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड शुगर केन, गन्ना फॉर शुगर मिल्स, चीनी मिल्स जो होती हैं उनको सप्लाई किया जाता है। तो हमने देखा कि इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है, पहला जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पे है। सेकंड, ये हमारी बेसिक नीड्स जो हैं, जो हमारे बेस्ड गुड्स हैं, उनकी सप्लाई करता है। गुड। थर्ड वन इज ये एम्प्लॉयमेंट का एक मेन सोर्स है। हम देख रहे हैं कि 50% वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की केवल किस सेक्टर में इंगेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, ये चौथा टॉपिक है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हम देख सकते हैं कि ये एक ग्रेट सप्लायर है रॉ मटेरियल्स का। ओके, तो ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अपने आगे के 5वें, 6वें, 7वें टॉपिक पे आते हैं। ओके, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। इस सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस किस तरीके से। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब आप जानते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स में मतलब
ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, ठीक है। ये सब जो मशीनें हैं हमको पता है कि ये कहाँ पे बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ पे बनाने के बाद किस सेक्टर में यूज की जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ट्रैक्टर का यूज या हार्वेस्टर का यूज कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल गुड्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसकी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मेंटेन है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया। हमारा अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। ट्रेड के बारे में हमको पता है कि इंडिया, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो अगल बगल की काफ़ी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज से, लाइक चाइना एंड अमेरिका, ठीक है, रसिया, इन सब कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उनसे क्या करती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। मोस्टली हमको पता है कि इंडिया, अगर हम बेस गुड्स के बारे में देखें या बेसिक नीड्स जो हमारी होती हैं, फूड ग्रेन्स, उनके बारे में देखें तो इंडिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री मानी जा सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स का ही इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। लाइक हम देख सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैशोनट, टबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, ठीक है। और यहाँ पे टी मतलब समझ रहे हैं ना, ये काजू, जूट का, चाय का, तंबाकू का, कॉफ़ी का और मसाले का, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया अकेला करता है। और लगभग टोटल वर्ल्ड का 70% मसाला केवल इंडिया में होता है। इंडिया का एक राज्य है, स्टेट है केरल, ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया इन सब फूड ग्रेन्स का, इन सब गुड्स का एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। ओके, और इनके बदले इंपोर्ट क्या करता है? डिफेंस गुड्स एंड क्रूड ऑयल्स। अभी अभी हमको पता है कि डिफेंस गुड्स के रूप में इंडिया ने अमेरिका से राफेल नामक एक मिसाइल ली है, ठीक है, जो फ्रांस के सहयोग से अमेरिका ने बनाई थी। तो लगभग 35 मिसाइल्स इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया है, या इंडिया ने क्या किया है? इंपोर्ट किया है, जिसमें से 5 इंडिया को मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक ठीक ठाक लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करती है वो एग्रीकल्चर गुड्स का करती है, लाइक टी, जूट, etc। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगला, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता हो, मतलब यातायात के साधन उपलब्ध हों, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हो। तो हमको पता है कि लोग तो ट्रेवल करते ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। और जैसे अगर मान लो देश के बाहर सप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, तब भी गांव से शहर लाना पड़ेगा, शहर से वो लगभग जहाँ पे हमको एक्सपोर्टिंग मटेरियल लाइक जैसे शिप होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, वहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं वहाँ तक ले जाना पड़ता है। तो हम ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं। ओके, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, तो रेलवेज और रोडवेज, इन दोनों के थ्रू, इन दोनों जो ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनके थ्रू इंडिया एग्रीकल्चर का एक बहुत ज़्यादा गुड्स क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है। ओके, हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसमें, वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब नेशन मतलब एक कंट्री, ठीक है, और वेल्थ मतलब उसकी धन संपदा, etc। तो एक कंट्री की जो वेल्थ होती है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो हमको पता है कि लाइक इन फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, जो चेंजेबल ना हो, तो लाइक लैंड ऑक्यूपाई द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। ओके, और लैंड किस में आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो टोटल एक कंट्री की जो वेल्थ है उसमें उसकी जो ज़मीन है वो सबसे हाईएस्ट रैंक मानी जाती है, ठीक है। और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इंडिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है, कैपिटल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ स्टे इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब करोड़ों रुपए सिंचाई विभाग में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया
कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। ओके, हमारे जो अगले टॉपिक्स होंगे वो होंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट बॉक्स के बगल में एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जाके वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें और आगे के अपडेट के लिए हमारा चैनल देखते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होगा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ओके।